Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study important Indian scientific institution and their achievements. Now start the lecture and understand. To understand this topic holistically, we will segregate the important scientific institutions, then we will study. For an example, at first we will study important scientific institutions related to space technology, जिसमें पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, इसरो हो जाएगा. इसरो इज द नेशनल साइंटिफिक रिसर्च नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करने के लिए तथा स्पेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराने में इसरो की इंपॉर्टेंट क्या होती है, भूमिका होती है. तो इसरो हमारे देश का नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगभग सभी स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाता है और यह है जितने भी स्पेस मिशन होते हैं या स्पेस प्रोग्राम होते हैं उनको अपने सेंटर की मदद से क्या करता है, कंडक्ट करता है. जैसे इसरो जब भी किसी स्पेस मिशन को लॉन्च करेगा तो लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी और वो लॉन्च व्हीकल जो है VSSC में ही क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं. राइट, तो VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का ऐसा सेंटर है जहां पर लॉन्च व्हीकल्स जैसे SLV, ASLV, PSLV एवं GSLV डेवलप किए जाते हैं. फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, LPSC हो जाएगा. तो इंडिया के जो शुरुआती लॉन्च व्हीकल थे जैसे SLV और ASLV, उनमें लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से इन लॉन्च व्हीकल्स की क्षमता बहुत कम थी. फिर लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए और उस फील्ड में रिसर्च करने के लिए लिक्विड प्रोपल्सन स्पेस सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में. अर्थात PSLV और GSLV के लिए जो लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की जाती है कहां पर, LPSC में. फिर अगला हो जाएगा SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर. राइट, और सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है ये इंडिया का लॉन्चिंग स्टेशन है, अर्थात यहां से इंडिया के जो स्पेस मिशन है उनको लॉन्च किया जाता है या सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है. फिर हो जाएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में. यहाँ पर जो भी सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए जाते हैं उन सैटेलाइट्स का कैसे ब्रॉडकास्टिंग में, राइट, टेलीकम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाए वो जो है मैनेज किया जाता है SAC में. राइट, उसके बाद में अगला हो जाएगा यहाँ पर URSC हो जाएगा. तो UN राव, राइट, UN राव क्या हो जाएगा, स्पेस सेंटर हो जाएगा और URSC में इंडिया के जो सैटेलाइट हैं उनको डिजाइन किया जाता है. फिर ISTRAC, राइट, इसरो टेलीमेट्रिक एंड मॉनिटरिंग सेंटर हो जाएगा जहां पर जो टेलीमेट्री डाटा है वो प्रोवाइड कराया जाता है और सैटेलाइट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. फिर अगला हो जाएगा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी. जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च करने के बाद में उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है और वो कहाँ से किया जाता है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटका में है और दूसरा हेडक्वार्टर कहाँ है, भोपाल में है. फिर उसके बाद में अगला हो जाएगा ISSDC इसरो स्पेस साइंटिफिक, इसरो स्पेस साइंस डाटा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा. तो इसरो के जितने भी स्पेस मिशन होते हैं उन सब के लिए डाटा अवेलेबल कौन कराता है, ISSDC हो जाएगा. तो इस तरीके से ये जो जितने भी 9 ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, ये जो 9 इंस्टीट्यूशन है ये सारे के सारे स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या है, रिलेटेड है. राइट, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है इसलिए इनको एक साथ पढ़ना और समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. वहीं कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है. राइट, जिसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर TIFR हो जाएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ क्या हो जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा. राइट, तो ये भी इस्टेब्लिश किया गया था और ये नेचुरल साइंस में जो है, नेचुरल साइंस की फील्ड में यहाँ पर रिसर्च की जाती है और ये एजुकेशन उपलब्ध कराता है. राइट, इसको एस्टेब्लिश कराने में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का मेजर रोल था. उसके बाद में स्थापना हुई थी न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन की. तो हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी, राइट, हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, साथ ही साथ न्यूक्लियर साइंस में हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें, इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था. राइट,
उसके बाद में आता है VARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च की जाती है और यहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा टाटा, अगला हो जाएगा यहां पर RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर फॉर क्या हो जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगा, जो कि कहां पर है, इंदौर में है और मध्य प्रदेश में है। तो ये जो 4 इंस्टीट्यूट हो जाएंगे, इनका रिलेशन किससे है, न्यूक्लियर एनर्जी से है। इसके अलावा भी कुछ और जो है स्पेस, कुछ और जो है इंस्टीट्यूशन हो जाएंगी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, जैसे नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर। तो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर में एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। फिर अगला हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, NRSC हो जाएगा। तो यहां पर रिमोट सेंसिंग, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हो जाएगा। तो यहां पर रिमोट सेंसिंग, ये यहां पर रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड रिसर्च की जाती है एवं यहां पर जो रिसर्च रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराई जाती है, राइट। उसके बाद में, इसके बाद में अगला हो जाएगा यहां पर CS क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 16 जो है मैंने आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बता दिए हैं। हालांकि 3 इंस्टीट्यूशन और हैं जिनको हम बीच बीच में पढ़ेंगे, राइट। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या हो जाएंगे, इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, राइट। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है किससे, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। फिर ये एटमॉस्फेरिक रिसर्च से, ये रिमोट सेंसिंग से, और ये लेबोरेटरी के एस्टेब्लिशमेंट से, और लेबोरेटरी से कैसे, लेबोरेटरीज को कैसे रेगुलेट किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, CSIR हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको वेरियस इंडियन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना एवं समझना है। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट। तो ये जो टॉपिक है ये चूंकि प्री में भी है और मेंस में भी है, राइट। यदि मेंस में से यहां पर पूछा जाएगा तो वो उनका अचीवमेंट्स पर जो है ज्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। जैसे हम ये कह सकते हैं कि विच इज द साइंटिफिक या विच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ LPSC सेंटर टू डेवलप PSLV एंड GSLV। तो इस तरीके से मेंस में किसी भी इंस्टीट्यूशन के अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है या उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जा सकता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या वहां पर किस तरीके का कार्य किया जाता है, वहां पर रिसर्च की जाती है, राइट, या फिर किसी मिशन को कंट्रोल किया जाता है। तो मेंस में आपको अचीवमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, वर्क, राइट, इनसे रिलेटेड जो है चीजों को फोकस करना है। अब चूंकि हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि प्री में किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो सबसे पहली चीज तो आप हमेशा याद रखें, राइट, हेडक्वार्टर। तो जितने भी सेंटर हैं, जैसे इसरो है, VSSC है, LPSC है, SDSC है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये प्री में ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा ही जाएगा। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, और उसमें आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का हेडक्वार्टर है। जैसे एक हासन कर्नाटका में है और दूसरा भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से जितने भी सेंटर हैं उनके हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। फिर ईयर ऑफ क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा इंस्टीट्यूशन कब क्या हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है। और तीसरी चीज ये है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे MCQs में पूछा जा सकता है कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू डेवलप द लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। तो लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप कहां पर किया जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया जाता है। या फिर जैसे पूछ लिया जाए कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू डेवलप द लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखना है। और चौथा क्या हो जाएगा कि वहां पर कौन कौन से वर्क होते हैं या उस इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हैं, राइट। तो इस तरीके से प्री में ये चारों की 4 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, राइट। और हम इन जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत ही डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। चलिए, नाउ वी विल स्टडी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो।
इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। जैसे अमेरिका की नेशनल स्पेस एजेंसी नासा हो जाएगी, यूरोपियन कंट्रीज की यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाएगी, उसी तरीके से इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो है। और इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो रिसर्च की जाती है वो इसरो के अंडर ही की जाती है। साथ ही साथ सभी स्पेस प्रोग्राम या स्पेस मिशन, जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करना, सैटेलाइट को किसी अदर प्लैनेट की ऑर्बिट में लॉन्च करना, या फिर स्पेस में टेलीस्कोप को एस्टैब्लिश करना, ये सभी स्पेस प्रोग्राम या स्पेस मिशन इसरो के अंडर ही कंडक्ट किए जाते हैं। इसीलिए जो इसरो है वो हमारे देश की नेशनल स्पेस एजेंसी है। और इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बेंगलोर में है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो इज डॉक्टर विक्रम साराभाई। दरअसल विक्रम साराभाई जो थे इन कॉस्पर के पहले चेयरमैन थे, देयरफॉर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो इज कंसीडर्ड विक्रम साराभाई। साथ ही साथ इसका जो इसरो का मोटो हो जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये आप बिल्कुल याद, राइट, द स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। और जब इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में, एट द टाइम इसरो वर्कड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट। परंतु जैसे ही 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्टेब्लिश हुआ है, तो 1972 से इसरो इज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो करेंटली इसरो इज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, देयरफॉर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसरो इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, राइट। और जो श्रीधर पनिकर सोमनाथ है ये इसके करंट चेयरमैन है, राइट। सो इसरो इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया which was established on 15th of August 1969, headquartered in Bangalore. The motto of ISRO is Space Technology in the Service of Mankind, and ISRO works under Department of Space, right? Now we will study history of ISRO. देखिए ISRO एक वर्ल्ड फेमस, राइट, ISRO एक वर्ल्ड फेमस क्या है? नेशनल एजेंसी है, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं नासा की या यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, उतनी ही फेमस या वर्ल्ड फेमस जो स्पेस एजेंसी है वो हमारी इसरो है। बट व्हेन इसरो वाज डेवलप्ड, इसरो डिडंट हैव फंडिंग एज वेल एज मैन पावर। तो इसरो ने जीरो लेवल से रिसर्च करके या जीरो लेवल से जो है इसरो ने जीरो लेवल से शुरुआत की थी, और आज इसरो जो वर्ल्ड की फेमस स्पेस एजेंसियां हैं उनमें से एक है। इसीलिए हम यहाँ पर इसरो की पूरी हिस्ट्री समझेंगे कि कैसे इसरो की जब एस्टेब्लिशमेंट हुई, जब इसरो के पास में ना तो मैन पावर था ना ही फंडिंग थी, बट डिस्पाइट दिस इसरो ने कई डिफिकल्ट जो स्पेस मिशन है उनको कंडक्ट करवाए हैं। तो हम यहाँ पर पूरी की पूरी हिस्ट्री को समझते हैं। देखिए, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, उस समय पे हमारे देश को पॉवर्टी से, राइट, पॉवर्टी से, फिर हंगर से, इससे फाइट करना था। इसी वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी पर उतना फोकस नहीं किया गया था। पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाए थे कि हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च हो और स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ सके। उनका नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएगा, राइट। सो विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इन 1962 in COSPER, that is Indian National Committee for Space Research, was established under Department of Atomic Energy। तो हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था, और इसी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही इन कॉस्पर को 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च की जा सके और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया जा सके, राइट। सो विद द एफर्ट ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई ये इन कॉस्पर एस्टेब्लिश हुई थी। देयरफॉर डॉक्टर विक्रम साराभाई इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। क्लियर? तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन 1962 इन कॉस्पर, दैट इज इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी।
और जब 1962 में इनकॉस्पर की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उस समय पे ना तो इसरो के पास फंडिंग थी और ना ही उतना ही मैन पावर था, और ना ही इसरो के पास में कोई प्रीवियस रिसर्च थी जिसके आधार पर इसरो अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके, राइट। बहरहाल इनकॉस्पर ने अमेरिका से एक साउंडिंग रॉकेट परचेज किया जिसका नाम था नाइक एपोस, और उस साउंडिंग रॉकेट को TERLS थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से ही 1963 में क्या किया था, सक्सेसफुली लॉन्च किया था। तो इनकॉस्पर की स्थापना के बाद में, राइट, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन को थुम्बा केरला में 21 नवंबर 1963 को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, और यहीं से इसरो ने कार्य करना शुरू किया और इनकॉस्पर ने कार्य करना शुरू किया, और इनकॉस्पर ने TERLL से ही, राइट, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से ही 1963 में जो अमेरिका से नाइक एपोस परचेज किया गया था उसको सक्सेसफुली क्या किया था, लॉन्च कर लिया था। और जब फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट सक्सेसफुली टेस्ट हो गया था तो उसके बाद में इसरो को अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए और अधिक फ्रीडम की, फंडिंग की, राइट, इसकी रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए जो इनकॉस्पर जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी, उसको रीएस्टैब्लिश किया गया, और 15 अगस्त 1969 को जो इसरो है उसको क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसरो ने भी शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ही कार्य किया था। फिर इसरो अपने जो जितने भी स्पेस प्रोग्राम है उसके लिए इजीली फंडिंग अवेलेबल हो सके, साथ ही साथ इसरो के लिए जो भी मैन पावर है वो इजीली अवेलेबल हो सके, इसीलिए एक तो क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्पेस कमीशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। सो इन 1972 स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वाज एस्टेब्लिश्ड एंड इसरो वर्कड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो वर्तमान समय में जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ही क्या करता है, कार्य करता है। और उसके बाद से इसरो ने, जैसे मंगलयान फर्स्ट हो जाएगा, राइट, मंगलयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, PSLV, GSLV जैसे स्पेस मिशन को कंडक्ट किए हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस है। तो इस तरीके से इसरो क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, राइट। नाउ वी विल स्टडी द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। अब यहां पर देखिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द स्पेस टेक्नोलॉजी इज प्रीलिम्स सिलेबस एज वेल एज इन मेंस सिलेबस, राइट। अब मेंस में अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, राइट डाउन द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। तो ये जो है 5 मार्कर्स में जो है इसरो की अचीवमेंट्स पूछी जा सकती हैं, या फिर प्रीलिम्स में MCQs के रूप में पूछा जा सकता है कि इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SLV को कब डेवलप किया, या इसरो ने एप्पल सैटेलाइट को कब डिजाइन किया। तो इस तरीके के MCQs जो है पूछे जा सकते हैं, या पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा है। तो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट। सो याद रहे, यहां से अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा सो वो पूछा जाएगा अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, और प्रीलिम्स में MCQs पूछे जाएंगे। तो हम यहां पर इसरो की जो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अचीवमेंट्स को समझते चले जाएंगे, और वहीं से जो है प्रीलिम्स के लिए MCQs भी तैयार हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी कि दरअसल विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इन 1962 इनकॉस्पर वाज एस्टेब्लिश्ड, राइट। तो इनकॉस्पर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1962 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन वाज established। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वाज established in 1963। और साथ ही साथ शुरुआत में चूंकि इसरो के पास में कोई भी प्रीवियस रिसर्च नहीं थी, देयरफॉर इनकॉस्पर परचेज्ड साउंडिंग रॉकेट दैट इज नाइक एपोस।
तो नाइक एपोस जो कि एक साउंडिंग रॉकेट था, इसको अमेरिका से परचेज किया गया था और इसको सक्सेसफुली 1963 में ही टेस्ट किया गया था। कहां से? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थे। और जब नाइक एपोस को 1963 में टेस्ट किया गया था और ये एक सक्सेसफुल क्या था? टेस्ट था। साथ ही साथ उसके बाद में जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का कैसे टेलीकम्युनिकेशन में, कैसे ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जा सकता है, उसके लिए सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद और इन 1967। ध्यान रखें, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की ऑफिशियली वेबसाइट में जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो 1966 है और कहीं कहीं बुक में आपको 1967 भी मिलेगा। So don't be afraid. Satellite Application Center was established in Ahmedabad in 1966-67, right? और ये इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि सैटेलाइट का टेलीकम्युनिकेशन में एवं ब्रॉडकास्टिंग में उपयोग किया जा सके। फिर मैंने बताया था कि इनिशियली इसरो वर्कड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बट इसरो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, उसकी फंडिंग हो सके, मैन पावर अवेलेबल हो सके, इसके लिए स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्टेब्लिश हुए थे। कब? 1972 में। एंड करेंटली इसरो वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसको हमने हिस्ट्री के रूप में भी देखा था। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो इसरो का जब एस्टेब्लिशमेंट हो गया था 1969 में, उसके बाद में जो पहली अचीवमेंट थी दैट इज डिजाइन ऑफ आर्यभट्टा। तो देखिए, द फर्स्ट सैटेलाइट जिसको इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया था उसका नाम क्या था? आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया विच वाज डिजाइंड बाय इसरो इन 1975। बट 1975 में वी डिडंट हैव सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसीलिए आर्यभट्ट को रशियन स्पेस एजेंसी के वेंकनूर लॉन्चिंग स्टेशन से क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। सो आर्यभट्ट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट ऑफ इंडिया विच वाज लॉन्च्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। उसके बाद में कुछ ही समय में इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया था और टेस्ट कर लिया था 1979 में। तो इस तरीके से द फर्स्ट, एक तरीके से अगर हम देखें तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ही सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज डेवलप्ड एंड टेस्टेड इन 1979, राइट। हालांकि जो फर्स्ट और सेकंड फ्लाइट थी SLV की वो अनसक्सेसफुल थी। SLV-3 ही क्या था? SLV-3 की जो फ्लाइट थी वो सक्सेसफुल थी। तो इस तरीके से जो सक्सेसफुल फ्लाइट थी वो किसकी थी? SLV-3 की, जो कि बहुत 2-3 वर्ष बाद में जाकर क्या हुई थी? सक्सेसफुल हुई थी। बट जो SLV था उसको डेवलप कर लिया था 1979 में। अब उसके बाद में हो जाएगा एप्पल। तो एप्पल इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और एप्पल जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उससे जो भी हमको नॉलेज मिला, एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस की बदौलत ही आज इंडिया में इनसैट सीरीज की जो सैटेलाइट सिस्टम है वो वर्क कर रही है, राइट। तो अगर आपसे पूछें कि विच इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया, दैट इज एप्पल। सो एप्पल इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया और इसको भी डिजाइन कब किया गया था? 1981 में किया गया था, राइट। और उस समय पे भी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इसको लॉन्च कर सके, इसलिए इसको भी फॉरेन कंट्री से जो है लॉन्च किया गया था। तो 1975 में इंडिया ने पहला सैटेलाइट डिजाइन किया जिसका नाम था आर्यभट्टा। 1979 में SLV को डेवलप किया और 1981 में जो है फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल को क्या किया? डिजाइन किया। फिर अगला हो जाएगा राकेश शर्मा। देखिए, इंडिया की जो नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो और रशियन स्पेस एजेंसी की ज्वाइंट वेंचर से ही या ज्वाइंट प्रोग्राम से ही जो है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया था और इंडिया की तरफ से राकेश शर्मा जो है स्पेस में भेजे गए थे। सो इस तरीके से इसरो के एफर्ट से ही राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया, राइट, हु वेंट टू स्पेस इन 1984। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ASLV हो जाएगा। अब देखिए, जो SLV था, राइट, सैटेलाइट लॉन्च पढ़ चुके हैं, तो kg को यह 40 kg के सैटेलाइट को 400 किलोमीटर की जो हाइट है उसमें यह लॉन्च कर सकता था और इतनी
जो सैटेलाइट था वेट था वो बहुत ही कम था, इसीलिए SLV में 2 बूस्टर और जोड़े गए थे, इसीलिए इसको ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, जिसमें 4 की बजाय कितनी स्टेज हो गई, 5 हो गई, और इसकी कैपेसिटी 40 से बढ़कर कितनी हो गई, 150 किलोग्राम हो गई। और यह 150 किलोग्राम की सैटेलाइट को अब 400 किलोमीटर की जो है 400 किलोमीटर की हाइट पर लॉन्च करने में जो था कैपेबल था। और ASLV को कब डेवलप कर लिया गया था, 1987 में। तो ASLV को डेवलप किया गया था 1979 में, राइट, 1979 में, और ASLV को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था 1987 में, राइट। उसके साथ ही जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, राइट, पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है IRS-1A हो जाएगा, सॉरी A हो जाएगा। सो IRS-A वाज द फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ इंडिया which was launched in 1988। उसके बाद में इन 1993 में इंडिया ने लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी थी उसको डेवलप कर लिया था। साथ ही साथ डॉक्टर नंबी नारायण ने भी विकास इंजन को डेवलप कर लिया था। तो जब लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी या विकास इंजन का डेवलप हो गया था, तो उसका प्रयोग करके ही PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सो पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था 1993 में। साथ ही साथ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए GSLV को भी इंडिया ने पार्शियली टेस्ट कर लिया था 2001 में। बट जो GSLV मार्क फर्स्ट था उसमें रशियन क्रायोजेनिक इंजन था। तो जो 2001 में जो GSLV लॉन्च किया गया था उसमें रशियन क्रायोजेनिक इंजन था। अब अगर हम उसके इसरो की जो मेजर अचीवमेंट्स देखें तो वो मेजर अचीवमेंट्स आई थी चंद्रयान फर्स्ट में, राइट। सो इसरो ने PSLV एक्सेल की मदद से ही 22 अक्टूबर 2008 को, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को सक्सेसफुली क्या किया था, लॉन्च किया था, राइट। तो 22 अक्टूबर 2008 को PSLV की मदद से चंद्रयान फर्स्ट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो क्या हो जाएगा, मंगलयान हो जाएगा। तो मंगलयान को 4 नवंबर 2013 को किया गया था, PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ मंगलयान को इतने कम बजट में लॉन्च किया गया था, इतने ही बजट में हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी बनी थी। तो जितने में हॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी उतने बजट में इसरो ने 2013 में मंगलयान को क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, राइट, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगलयान को सक्सेसफुली क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। तो मंगलयान वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 4 नवंबर 2013, राइट, जो कि मार्स की ऑर्बिट में जाकर जो है 2014 में पहुंचा था, परंतु उसको लॉन्च कर दिया गया था 4 नवंबर 2013 को, राइट। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमने GSLV मार्क फर्स्ट जिसमें रशियन क्रायोजेनिक इंजन था उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया था 2001 में। और आने वाले 10 से 11 वर्षों में इंडिया ने खुद का जो क्रायोजेनिक इंजन था वो डेवलप कर लिया था। तो GSLV मार्क सेकेंड में इंडियन क्रायोजेनिक इंजन था जिसको इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप कर लिया था और टेस्ट कर लिया था 2014 में। उसके बाद में स्पेस जो डाटा है, राइट, स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए इसरो ने अपनी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी थी, राइट, उसको 29 सितंबर 2015 में ही क्या कर दिया था, सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था और उसका नाम क्या था, एस्ट्रोसैट। तो दरअसल अगर देखा जाए तो एस्ट्रोसैट एक क्या है, सैटेलाइट है जिसको 2015 में क्या किया था, लॉन्च किया था। और यह है स्पेस में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, राइट, उनको ऑब्जर्व करता है और ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी है। तो इसरो ने अपनी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी के रूप में एस्ट्रोसैट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है 29 सितंबर 2015 को। अब उसके बाद में अगली अचीवमेंट हो जाएगी 15 फरवरी 2017 को। देखिए इसरो ने एक ही फ्लाइट से 104 सैटेलाइट को क्या किया था, सक्सेसफुली लॉन्च किया था बाय PSLV C-37। और
जब इसको 2017 में लॉन्च किया था तो उस समय पे इसरो वाज द फर्स्ट स्पेस एजेंसी जिसने एक साथ मोर देन 100 सैटेलाइट्स को क्या किया था, लॉन्च किया था। हालांकि अगर हम देखें करंट में, तो करंट में इलोन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी ने इसरो के रिकॉर्ड को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो ऑन 15 फरवरी 2017 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट इन वन फ्लाइट, राइट, यूजिंग PSLV C-37। तो यहां पर तीनों तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि इसरो ने कब 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया, 15 फरवरी 2017 को, यूजिंग विच लॉन्च व्हीकल, तो PSLV C-37 हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, चंद्रयान सेकेंड। सो चंद्रयान सेकेंड वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 22 जुलाई 2019 बाय GSLV Mark 3। और जो चंद्रयान सेकेंड था वो पार्शियली क्या था, सक्सेसफुल था, राइट, क्योंकि जो इसमें ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर, तो ऑर्बिटर तो आज भी चंद्रमा की जो है ऑर्बिट है उसमें जो है रिवॉल्व कर रहा है, बट जो विक्रम लैंडर है, राइट, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, वो अभी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, राइट। तो इंडिया ने इतना तो जो है आज तक, या इसरो ने इतना तो आज तक जो है अचीव कर लिया है। यही नहीं, इसरो फ्यूचर में भी, इसरो के कुछ बहुत ही अच्छे क्या है प्रोग्राम है। जैसे आपको पता होगा कि 2020 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा और गगनयान में इंडिया के 5 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। तो गगनयान वुड बी द फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम ऑफ इसरो, जिसको 2022 में लॉन्च किया जाना था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, इस वजह से गगनयान जो है अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया है। फिर आदित्य L1 हो जाएगा जो कि एक सोलर मिशन है। फिर मंगलयान सेकेंड, अगेन जो मार्स है उस पर एक सैटेलाइट जो है भेजा जाएगा, तो मार्स के लिए अगेन सैटेलाइट भेजा जाएगा जिसको मंगलयान सेकेंड का नाम दिया है। और ये भी फ्यूचर में जो है इसरो के द्वारा जो है यह प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर शुक्रयान हो जाएगा, और शुक्र जो प्लैनेट है उसको अंग्रेजी में कहते हैं वीनस, तो वीनस पर भी या वीनस प्लैनेट के लिए भी एक सैटेलाइट भेजा जाएगा जिसको बोला जाएगा शुक्रयान, और ये भी फ्यूचर में कंडक्ट किया जाएगा, राइट। सो दिस वाज द जर्नी और अचीवमेंट्स ऑफ द इसरो, राइट। अब इसरो जितने भी स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाता है, राइट, या जितने भी स्पेस प्रोग्राम है या स्पेस टेक्नोलॉजी में जितनी भी रिसर्च है वो इसरो अपने सेंटर्स के माध्यम से करता है। तो इसरो के जो जितने भी सेंटर्स हैं, राइट, जितने भी हम अगर हम देखें तो 8 सेंटर हो जाएंगे। उन 8 सेंटर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो जाएगा या VSSC हो जाएगा। अब हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, यहां से लॉन्च व्हीकल क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। लॉन्च व्हीकल मतलब क्या होता है कि देखिए हम सैटेलाइट को एरोप्लेन में रखकर लॉन्च नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऐसा व्हीकल होना चाहिए जो स्पेस में, अर्थात जब स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होगी या एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वहां पर भी वह व्हीकल जो है आसानी से फ्लाई कर सके। तो उसको जो व्हीकल जो कि स्पेस में फ्लाई कर सकता है उसको क्या कहते हैं, लॉन्च व्हीकल कहते हैं, राइट। तो जो लॉन्च व्हीकल है वो डेवलप कहां पर किए जाते हैं, VSSC में ही किए जाते हैं, अर्थात SLV, ASLV, PSLV और जो GSLV है वो कहां पर डेवलप किए गए हैं, जो VSSC सेंटर में ही किए गए हैं, राइट। और आप यकीन मानिए अगर हमारे पास में PSLV और GSLV जैसे लॉन्च व्हीकल नहीं होंगे तो ना तो हम गगनयान को लॉन्च कर पाएंगे, ना ही मंगलयान और ना ही चंद्रयान। तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये इसरो का मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो है इसरो का लार्जेस्ट सेंटर है, साथ ही साथ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है। क्लियर। चलिए, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इसरो, राइट। और यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स, राइट, जिनसे
जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाता है, साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है और उस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया जाता है। क्लियर? चलिए, सो VSSC इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इसरो, जहां पर जो लॉन्च व्हीकल हैं उनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब इनकॉस्पर की स्थापना 1962 में हुई थी, उसी के पश्चात राइट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन को भी क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 21 नवंबर 1963 को। सो जो TERLS है, TERLS को 21 नवंबर 1963 को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और यहीं से राइट जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, इसी थुम्बा में एक ओल्ड चर्च था और उसी ओल्ड चर्च से साइंटिस्ट ने कार्य करना प्रारंभ किया और सैटेलाइट को डेवलप किया, राइट सॉरी लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया। तो TERLS को एस्टेब्लिश किया गया था 1963 से और यहीं से साइंटिस्ट ने लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करना शुरू किया। और बाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर हैं, उनके नाम पर ही TERLS को नया नाम दिया गया और नया नाम क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर लॉन्च डेवलप किए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर ही SLV को डेवलप किया गया था, फिर ASLV को डेवलप किया गया, फिर PSLV को डेवलप किया और GSLV को डेवलप किया। और वर्तमान समय में जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वह डेवलप किया जा रहा है। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड प्रपल्सन, राइट लिक्विड प्रपल्सन स्पेस सेंटर, जो कि कहां पर है, बेंगलोर में हो जाएगा। अब देखिए, आपको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया में द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज SLV, राइट। आफ्टर दैट जो SLV था, SLV हैड कैपेसिटी ऑफ लॉन्चिंग 40 kg सैटेलाइट एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, राइट। और इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, अर्थात इसमें HTPB का यूज किया गया था और जो 4 की 4 स्टेज थी उनमें HTPB था। फिर उसके बाद में इसमें 2 बूस्टर और लगाए गए ASLV, राइट। और इसके 2 बूस्टर लगाने से इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई 150 kg एट द हाइट ऑफ क्या हो जाएगा 400 किलोमीटर। बट 150 kg का जो सैटेलाइट होता है उसमें हम इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स को फिट नहीं कर सकते हैं, राइट। अर्थात इंडिया हैड ASLV, बट इंडिया जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या हैवी वेट सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने में कैपेबल नहीं था, क्योंकि वी हैड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब उसी समय पे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर नंबी नारायण पहले USA गए, वहां पर उन्होंने लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर स्टडी की, फिर फ्रांस में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली और इंडिया के साइंटिस्ट ने लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी को क्या किया था, डेवलप किया था। और उसी की वजह से फिर विकास इंजन क्या हुआ, जो विकास इंजन था वो डेवलप हुआ है और लिक्विड स्टेज का प्रयोग पहली बार किसमें किया गया था, PSLV में किया गया था। तो वर्तमान समय में PSLV हो या GSLV हो, इनमें लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो कहां पर डेवलप की जाती है, वो यहीं पर की जाती है क्या, और इसका नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट क्या हुई थी, तो इंडिया में लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, जो कि कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में है। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखें कहां पर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तो VSSC जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम है, वहीं पर 1985 में, कब, 13 नवंबर 1985 में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम यूनिट को क्या किया था, डेवलप किया था। तो कुल मिलाकर शुरुआत में VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में 30 नवंबर 1985 को एक यूनिट के रूप में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम यूनिट को क्या किया था, VSSC सेंटर में एस्टेब्लिश किया गया था।
बाद में लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को समझते हुए इसको एक फुल फ्लेज्ड सेंटर के रूप में क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज्ड किया गया और इस तरीके से एलपीएससी सेंटर को 1 जून 1987 को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड जो है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जून 1987। हालांकि यूनिट के रूप में इसको 1985 में ही क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और एलपीएससी सेंटर में क्या किया जाता है, तो यहां पर जो लिक्विड प्रोपल्सन, राइट, लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है या लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, या फिर हम ये कहें कि एडवांस जो प्रोपल्सन स्टेजेस हैं, एडवांस प्रोपल्सन स्टेजेस या फिर लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है और डिजाइन किया जाता है। और लिक्विड प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में ही क्या हो जाता है, विकास इंजन हो जाता है और क्या हो जाएगा, क्रायोजेनिक इंजन हो जाएगा। अर्थात विकास इंजन या लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी या फिर एट वेरी लो टेम्परेचर पर वर्क करने वाली क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजी को डिजाइन या डेवलप भी यहीं पर किया गया है और फ्यूचर में इन पर जो है इनको और अधिक क्या किया जा रहा है, इवोल्व किया जा रहा है। इसके 3 सेंटर हो जाएंगे, एक तो कहां हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, दूसरा कहां हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा महेंद्रगिरी, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो एलपीएससी सेंटर के 3 सेंटर हो जाएंगे या एलपीएससी सेंटर के 3 यूनिट हो जाएंगी। एक तो कहां पर हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम में, राइट, फिर कहां पर हो जाएगी, बेंगलुरु में, और तीसरे नंबर पर कहां हो जाएगी, महेंद्रगिरी में हो जाएगी, राइट। और इसमें से भी अगर हम देखें तो जो तिरुवनंतपुरम का सेंटर है, तो तिरुवनंतपुरम में लिक्विड प्रोपल्सन या क्रायोजेनिक जो प्रोपल्सन है, राइट, तो लिक्विड प्रोपल्सन या क्रायोजेनिक प्रोपल्सन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको डिजाइन एवं डेवलप किया जाता है तिरुवनंतपुरम के सेंटर में। साथ ही साथ जो बेंगलुरु का सेंटर है, यहां पर ट्रांसड्यूसर का और इंटीग्रेशन ऑफ सैटेलाइट प्रोपल्सन सिस्टम, तो यहां पर ट्रांसड्यूसर और सैटेलाइट प्रोपल्सन सिस्टम का इंटीग्रेशन जो है वर्क, ये वर्क कहां पर किया जाता है, बेंगलुरु में किया जाता है। और यही मॉडर्न एक तरीके से अगर हम देखें तो यही जो कार्य है वो कहां पर किया जाता है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया जाता है, राइट। तो जो पीएसएलवी है या जीएसएलवी के लिए जो लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, क्रायोजेनिक जो स्टेज है, वो भी यहीं पर डेवलप की गई है और इसके डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, वी नारायण हो जाएंगे, राइट। तो सिंपली यहां पर आपको 4 चीजें याद रखनी है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है। यहां पर लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी को डिजाइन एंड डेवलप किया जाता है। इसके 3 हेडक्वार्टर हैं, तिरुवनंतपुरम में, राइट, फिर बेंगलुरु में और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। और यहां पर लॉन्च व्हीकल के लिए जो लिक्विड स्टेज है या क्रायोजेनिक स्टेज है उसको डेवलप किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, अहमदाबाद में हो जाएगा। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1966 में किया गया था। सो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1966 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन अहमदाबाद। तो हेडक्वार्टर इसका कहां हो जाएगा, अहमदाबाद में हो जाएगा। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के एफर्ट से ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दरअसल लॉन्च व्हीकल के माध्यम से जो भी सैटेलाइट क्या किए जाते हैं, किसी भी स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं, उन सैटेलाइट का हमारी अर्थ पर या हमारे कंट्री पर उसका किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, राइट। उस सैटेलाइट का कम्युनिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग में कैसे यूज किया जा सकता है, मीटियोरोलॉजी में, या फिर जो है एनवायरनमेंट सर्वे में कैसे उसका यूज हो सकता है, राइट। उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की जाती है कहां पर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। अर्थात यहां पर टेक्नोलॉजी या जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में यूज किया जा सके, उस पर यहां पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, राइट। और इसके जो करंट जो है डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, नीलेश एम देसाई हो जाएंगे, राइट। सो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड
इन 1966 हेडक्वार्टर हो जाएगा अहमदाबाद में। और यहाँ पर जो सैटेलाइट का यूज कैसे टेलीकम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, रिमोट सेंसिंग में, राइट, या नेचुरल रिसोर्सेज के ऑब्जर्वेशन में कैसे किया जाए, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। अगला क्या हो जाएगा, UR स्पेस सेंटर या UR राव स्पेस सेंटर हो जाएगा या URSC हो जाएगा। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। देखिए दरअसल इसका जो प्रीवियस नाम था वो था ISAC, इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। तो इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर जिसका हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु में है, राइट। तो शुरू में इसका नाम था इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। और यहां पर क्या किया जाता है, दरअसल मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो जुड़ी हुई है किससे, सैटेलाइट से। तो हमारे इंडिया में सैटेलाइट को डिजाइन और डेवलप किया जाता है कहां पर, URS में किया जाता है। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया था कि जो सैटेलाइट होता है उसमें 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, पेलोड हो जाएगा, उसके बाद में सोलर पैनल हो जाएगा, उसके बाद में फ्यूल मोटर हो जाएगा और ट्रांसपोंडर्स हो जाएगा। तो जो पेलोड है उसको डिजाइन कहां पर किया जाता है, बेंगलुरु में किया जाता है। तो यूटिलिटी के आधार पर, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है या फिर नेविगेशन सैटेलाइट है, उस आधार पर सैटेलाइट को डिजाइन किया जाता है कहां पर, बेंगलुरु में। और इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, 1993 में किया जाता। तो यहां पर सैटेलाइट को डिजाइन किया जाता है, राइट, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सैटेलाइट की टेस्टिंग की जाती है और सैटेलाइट डिजाइन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट वर्क है वो कहां पर किया जाता है, URSC में किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात हो जाएगी, राइट। सो URSC, राइट, UR राव स्पेस सेंटर की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सैटेलाइट को डिजाइन किया जाता है, सैटेलाइट की टेस्टिंग की जाती है। अगला हो जाएगा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अब देखिए जो सैटेलाइट, अगर आप रिवीजन, सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज सैटेलाइट को कहां पर डिजाइन और टेस्ट किया जाता है, URSC बेंगलुरु में। फिर इसको लॉन्च व्हीकल के माध्यम से क्या किया जाता है, किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च व्हीकल्स कहां पर डेवलप किए जाते हैं, राइट, VSSC तिरुअनंतपुरम में। और जो लॉन्च व्हीकल होते हैं उनमें लिक्विड स्टेज या क्रायोजेनिक स्टेज कहां पर डेवलप की जाती है, तो LPSC सेंटर में डेवलप की जाती है, जिसके 3 हेडक्वार्टर हैं, महेंद्रगिरी, तिरुअनंतपुरम हो जाएगा और बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद में 5वां हो जाएगा यहाँ पर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो जब किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, राइट, तो उस ऑर्बिट को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है सैटेलाइट अपने पाथ से क्या हो जाए, डेविएट हो जाए। जैसे अगर ये सैटेलाइट है अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा तो हो सकता है ये किसी दूसरे सैटेलाइट के साथ में कोलाइड कर सकता है और इससे हमारा सैटेलाइट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है। या फिर अगर हम देखें तो ये सैटेलाइट की किस वेलोसिटी से, ये सैटेलाइट किस वेलोसिटी से जो है रिवॉल्व कर रहा है, इससे सिग्नल प्रॉपर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में जो है एस्टेब्लिश कर दिया जाता है तो उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किया जाता है पृथ्वी के किसी सेंटर से, और उस सेंटर को ही क्या कहा जाता है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहा जाता है, राइट। तो जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 इन हासन, क्या हो जाएगा, कर्नाटका। सो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 इन हासन, कर्नाटका। साथ ही साथ 2005 में इसका एक और सेंटर ओपन किया गया है, कहां पर, भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो MPPSC से यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो द सेकेंड control facility of MCF was established in Bhopal in 2005. अब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से क्या किया जाता है, तो यहां पर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से, जब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से सैटेलाइट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अर्थात सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में
अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वह उसकी जो फिक्स्ड वेलोसिटी है उससे रिवॉल्व कर रहा है, साथ ही साथ उससे कम्युनिकेट किया जाता है और कॉन्स्टेंटली उसकी क्या की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही साथ सैटेलाइट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, राइट, या इसको सार के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहां पर हो जाएगा, श्री हरिकोटा हो जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो लॉन्च व्हीकल होता है, राइट, लॉन्च व्हीकल को किसी भी जगह से क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, राइट। उसके लिए प्रॉपर क्या होती है, जो है इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो कुल मिलाकर ये कि जैसे आप समझिए, क्या हम एरोप्लेन को कहीं भी किसी भी सड़क से क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन टेक ऑफ कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसी तरीके से जो लॉन्च व्हीकल होता है वह भी किसी भी जगह से क्या किया जा सकता है, लॉन्च नहीं किया जा सकता। और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक बहुत बड़ा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, राइट। जैसे ये आप अगर हम देखें तो ये इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्च स्टेशन हो जाएगा। देखिए जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसको 90 डिग्री पर रखा जाता है इस तरीके से, राइट, और यहाँ से गैसेस निकलती हैं। तो कुल मिलाकर जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च व्हीकल को असेंबल किया जाता है, फिर कॉन्स्टेंटली यहाँ पर क्या लगे होते हैं, एंटीनास वगैरह लगे रहते हैं जिससे सिग्नल प्राप्त करते हैं। और ये जो पूरी जो ये बिल्डिंग होती है, इस बिल्डिंग से जैसे मैंने कहा कि पूरा स्ट्रक्चर होता है जिस पर रॉकेट लॉन्च व्हीकल को बिल्कुल क्या होता है, सीधा रखा जाता है, राइट, और उससे ही क्या होता है, जो रॉकेट है वो ऊपर उड़ पाता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एरोप्लेन जो होता है वो एयरपोर्ट से ही, या जो एयर ट्रिप होती है वहीं से रन जो है टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, उसी तरीके से जो सैटेलाइट होता है और सैटेलाइट को लॉन्च व्हीकल से, लॉन्च स्टेशन से ही क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। तो वो लॉन्चिंग स्टेशन कौन सी हो जाएगी, श्री हरिकोटा रेंज हो जाएगी, और इसका वर्तमान में नाम क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो श्री हरिकोटा रेंज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1971। तो जो हो जाएगा यहाँ पर श्री हरिकोटा रेंज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1971, राइट। और इसको 5 सितंबर 2002 को श्री हरिकोटा रेंज को ही क्या नाम दे दिया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर नाम दे दिया गया है। और ये कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा नेल्लोर में है, और ये रॉकेट लॉन्च सेंटर है। अर्थात इंडिया में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो SDSC से ही किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी सैटेलाइट हो, इंडिया में वर्तमान समय में एकमात्र लॉन्चिंग स्टेशन है, और वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर SDSC हो जाएगी। तो इंडिया में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो SDSC सेंटर, राइट, श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं। अगला क्या हो जाएगा, इसरो टेलीमेट्री एंड मॉनिटरिंग क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। देखिए इसरो टेलीमेट्री एंड मॉनिटरिंग सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, बेंगलोर में है, राइट। अब टेलीमेट्री डाटा क्या होता है, देखिए जब कभी भी, जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पर क्या है, इसमें ये 2 सैटेलाइट है, जैसे मान लेते हैं ये 3 सैटेलाइट है। तो जब कभी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो उसके लिए टेलीमेट्री डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। टेलीमेट्री डाटा जैसे कितने वेट के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल है उसकी, जैसे मैंने कहा कि अगर 2000 kg का सैटेलाइट है तो उसको लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसको कितनी हाइट पर लॉन्च किया जाएगा, तो उसका जो रोटेशन पीरियड या रिवॉल्यूशन पीरियड क्या होगा। तो अगर 3000 kg का सैटेलाइट है, राइट, तो उसको लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, राइट, वह कितनी देर में अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, टेलीमेट्री डाटा। तो दरअसल क्या है कि जब कभी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए टेलीमेट्री डाटा की जरूरत होती है, और यह डाटा इसरो टेलीमेट्री एंड मॉनिटरिंग सेंटर से ही प्राप्त होता है या इस ट्रैक से ही प्राप्त होता है, राइट। तो इस ट्रैक
का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इसके अलावा इसके जो लैंड सेंटर्स हो जाएंगे उसमें श्रीहरिकोटा हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉरिशस में भी ISTRAC का क्या है, हेडक्वार्टर है। क्लियर, या लैंड सेंटर हो जाएगा। तो इसका लैंड सेंटर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर एंड क्या हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। और यह सेंटर जो टेलीमेट्री मॉनिटरिंग डाटा है वो अवेलेबल कराता है और टेलीमेट्री मॉनिटरिंग कंट्रोल जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल कराता है। क्लियर। अब अगला हो जाएगा ISSDN हो जाएगा, इंडियन स्पेस साइंस और क्या हो जाएगा, डाटा सेंटर हो जाएगा। तो देखिए इसरो जितने भी स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट कराता है उसका डाटा तो होना चाहिए ना, कि कितने सैटेलाइट को भेजा गया है, उसका वेट कितना था, राइट, और उस समय पे जब भेजा गया था तो कितना फ्यूल कैरी किया गया था। तो वो पूरा का पूरा डाटा जो है यहीं पर इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर में ही जो है स्टोर किया जाता है। तो ISSDN का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। और इसको 2008 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो ISSDN is the primary data center for the payload data collection of Indian space missions। तो इंडियन स्पेस मिशंस के जो जितने भी पेलोड डाटा कलेक्शन होता है, राइट, तो कुल मिलाकर कितना पेलोड होना चाहिए, तो पेलोड डाटा कलेक्शन से ही जो है डाटा को रिकवर किया जाता है या अवेलेबल कराया जाता है। तो कुल मिलाकर ये ISSDN इज द प्राइमरी डाटा सेंटर किसके लिए होता है, पेलोड डाटा। तो पेलोड डाटा के लिए यह डाटा सेंटर के ऊपर पर क्या करता है, कार्य करता है। कुल मिलाकर कितने वेट का सैटेलाइट होना चाहिए, राइट, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, फिर उसके लिए जो है कितना फ्यूल होना चाहिए, टेलीमेट्री डाटा, वो पूरा का पूरा डाटा कौन अवेलेबल कराता है, ISSDN। क्लियर। तो ISSDN को कब स्टेब्लिश किया गया था, 2008 में। कहाँ, बेंगलोर में। किसके काम क्या होता है ये, इट इज द प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ द इसरो। क्लियर। तो ये पूरे के पूरे जो 8 सेंटर हैं उनके बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से क्या किए जाते हैं, लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया जाता है। फिर LPSC सेंटर में लॉन्च व्हीकल के लिए लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज जो है डेवलप की जाती है। उसके बाद में हमने समझा था मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जहां से सैटेलाइट को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व एंड मॉनिटर किया जाता है। फिर उसके बाद में हो जाएगा SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद में हो जाएगा URSC, राइट, जहां पर सैटेलाइट को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। फिर हो जाएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, राइट, जहां पर सैटेलाइट का कैसे ब्रॉडकास्टिंग में या कम्युनिकेशन में यूज होता है वो जो है उससे संबंधित टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, राइट। उसके बाद में 7th हो जाएगा ISTRAC, राइट, जो कि इसरो टेलीमेट्री एंड मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए टेलीमेट्री डाटा जो है अवेलेबल कराता है। और उसके बाद में 8 तो हो जाएगा ISSDN, जो कि पेलोड के लिए डाटा सेंटर के रूप में कार्य करता है। तो ये पूरे के पूरे 8 के 8 हमने इसरो के सेंटर्स को पढ़ लिए हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या कार्य किया जाता है वो पता होना चाहिए। Also, you must come to know where is the headquarter and which is the year of establishment of these space centers, correct? Now, we will meet in next lecture. Till then, thank you.